डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे नीट 2022 के बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन और इनके जो सॉल्यूशन है वो हम बता रहे हैं एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन की कहां से किस लाइन से उसका आंसर आता है। इसके अलावा जो हमारे बायोलॉजी के नोट्स है वहां से भी हम बता रहे हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चंस वगैरह की PDF जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो टोटल 10 चैप्टर करवा चुके हैं, आज हम करवाने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर है, जिसके अंदर टोटल 5 चैप्टर आते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे इससे पहले वाले सभी चैप्टर चेक कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहला चैप्टर आता है। इससे टोटल 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एपोप्लास्टिक पाथवे, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो एपोप्लास्टिक पाथवे के टाइम पे ऑब्जर्व नहीं होती है। फर्स्ट है एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। सेकेंड है मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स। सी है द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड डी है द मूवमेंट इज एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो कौन सी ऐसी चीज है जो एपोप्लास्टिक पाथवे में नहीं होती है। द मूवमेंट इज एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है ये सिम्प्लास्ट में होती है। किसके अंदर होती है? ये सिम्प्लास्ट के अंदर होती है, एपोप्लास्ट के अंदर नहीं होती है। तो इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 184 एंड 185 पे। यहाँ पे हाउ डू प्लांट वाटर एब्जॉर्ब, यहाँ पे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वगैरह दिए हुए हैं। एक एक लाइन एनसीईआरटी की है। देखिए यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट दैट इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि जहां में क्वेश्चन में भी पूछा गया था। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। एक्सेप्ट एट द कैस्पियन शीट ऑफ द एंडोडर्मिस इन द रूट द एपोप्लास्ट, ये लाइन देखिए, कॉपी पेस्ट है। द एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर अकर एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड द वॉल ऑफ द सेल्स। ये चीज क्लियर होगी। आगे देखिए, ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट है। द मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कहीं से भी क्रॉस नहीं करती। ये वाली लाइन भी क्या है? कॉपी पेस्ट है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे कोई भी बैरियर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्रॉसिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन डज नॉट इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे देखिए सिम्प्लास्ट के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिड बाय द, देखिए ये रहा आपके सामने मूवमेंट, द सिम्प्लास्ट मूवमेंट कौन सी है? सिम्प्लास्ट मूवमेंट मे बी एडिड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। दोबारा देख लीजिए, सिम्प्लास्ट मूवमेंट मे बी एडिड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये जो आपकी एडिड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, सिम्प्लास्ट है, नोट है एपोप्लास्ट। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। यहाँ पे नोट्स में देख लेते हैं, बायोलॉजी के जो नोट्स है वहाँ पे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट से अगर देखें तो पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, यहाँ पर ये सारी लाइनें जो हैं वो एनसीईआरटी वाली यहाँ पे लाइनें मेंशन की गई है, बट यहाँ से कोई भी अभी तक क्वेश्चन जो था वो नहीं पूछा गया है। और ये वाली लाइन सिम्प्लास्ट मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये आया, बट इससे पहले कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है गिडलिंग एक्सपेरिमेंट। जो गिडलिंग एक्सपेरिमेंट है वाज परफॉर्म्ड बाय द प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच, यानी जो गिडलिंग एक्सपेरिमेंट है वो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट जो थे उनके द्वारा परफॉर्म किया गया था। इसके द्वारा क्या आइडेंटिफाई किया गया था? ऑस्मोसिस इज ऑब्जर्व्ड, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, फूड इज ट्रांसपोर्टेड, या फिर बोथ वाटर एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड। तो गिडलिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्लोएम होता है उसको रिमूव किया जाता है आउटर साइड से, तो वहां से किस चीज का पता चलता है? फूड इज ट्रांसपोर्टेड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहां पर मेंशन किया गया है। आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 192, बिल्कुल लास्ट आ जाता है समरी वाला यहाँ पे पोर्शन। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ए सिंपल एक्सपेरिमेंट कोल्ड गिडलिंग, यानी एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसको गिडलिंग बोलते हैं, यानी गिडलिंग एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यूज थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। यानी ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है आइडेंटिफाई, कि फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा या नहीं हो रहा है। ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री ए रिंग ऑफ बार्क ऑफ डेप्थ ऑफ द फ्लोएम लेयर कैन बी केयरफुली रिमूव। यहाँ पे फ्लोएम को रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से फूड इज ट्रांसपोर्टेड आपका आंसर आ जाएगा प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। यहाँ पर देखिए ये रहा हमारे सामने गिडलिंग एक्सपेरिमेंट है, सिंपल एक्सपेरिमेंट कोड गिडलिंग, और यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया है। और यहाँ से नीट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम बायोलॉजी नोट्स की बात करें, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है यहाँ से नीट 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ से ये वाला क्वेश्चन तो सेम वापिस ही आया हुआ है। नंबर 3 पूछा गया एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट इन ए गिवन सॉल्यूशन विल, अगर एक सॉल्यूशन है उसके अंदर ज्यादा सोल्यूट को ऐड कर देंगे तो क्या होगा?
नॉट अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल एट ऑल, रेज इट्स वाटर पोटेंशियल, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल या फिर मेक्स इट्स वाटर पोटेंशियल जीरो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का क्या होगा, तो वहाँ पर उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो लो हो जाएगा, तो लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन का आंसर में मिलेगा पेज नंबर 179, जो वाटर पोटेंशियल वाले मूवमेंट है। यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ के अंदर, इफ some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water molecule and the concentration free energy of water decreases, reducing its water potential। यानी इसका वाटर पोटेंशियल को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे अगर हम सोल्यूट को डिसोल्व करेंगे प्योर वाटर या सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है, तो यहाँ से आंसर जो है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आपका आ जाता है। क्लियर, अगर हम देखें वाटर पोटेंशियल वाली मूवमेंट तो यहाँ से 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, बट ये वाली लाइन जहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल दिया भाई, सम सोल्यूट इज डिसॉल्व रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, तो यहाँ से भी पहली बार क्वेश्चन आया हुआ है इस लाइन से। इससे जस्ट अबव वाली लाइन जो थी यहाँ पर कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जीरो होता है, वो 2017 में आ चुका था। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है मिनरल न्यूट्रिशन, और यहाँ से इस चैप्टर से टोटल 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट्स ऑफ एल्नस। जो एल्नस है उसकी रूट्स के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, बेजोरैंकिया, राइजोबियम, फ्रैंकिया या फिर रोडोस्पाइरिलम। तो उसको प्रोड्यूस करता है कौन, फ्रैंकिया। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 202, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर देखिए इसी के अंदर हमें देखने को मिलेगा क्या, दी माइक्रोब, कौन सा माइक्रोब, फ्रैंकिया, ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। एग्जाम्पल दिया है ब्रैकेट के अंदर एल्नस, यानी एल्नस के अंदर नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन करता है, माइक्रो फ्रैंकिया। तो यहाँ से हमारा प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड जो आंसर है वो आ जाता है। क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नोट्स में से अगर हम बात करें तो ये पूरा टॉपिक इतना जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए 2008 में, 9 में, 10 में, 17 में, 2021 में भी यहाँ से आया था और 2022 में भी यहाँ से आ चुका है हाईलाइटेड पॉइंट से। द माइक्रोबिया फ्रैंकिया आल्सो प्रोड्यूस, और ये एल्नस वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहीं से वापिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पे मैग्नीशियम, बोरोन एंड आयरन दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीज की, तो क्या वो एक्टिवेट द एंजाइम कैटलिस्ट, या फिर रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन, या फिर एक्टिवेट एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, या फिर फंक्शन इन स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या काम करता है, जो आपका मैग्नीज होता है, जो मैग्नीज होता है वो क्या काम करता है, जो वाटर स्प्लिटिंग करता है किस टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो जो ए है वो हमारा चला जाएगा 4th के साथ में। तो मैग्नीशियम क्या करता है, ये आपके जो एंजाइम होते हैं रेस्पिरेशन में उनको एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो फिर बोरोन किसके लिए रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन के लिए, और आयरन जो होता है वो कैटलेज एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो इस टाइप से ए जो है वो हमारा 4th में जाना चाहिए। इस प्रकार के हमारे पास 2 ऑप्शन है, बी हमारा 3rd में जाना चाहिए, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, सी 2nd में और डी 1st में। तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल कर आता है ऑप्शन सी। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर मेंशन किया हुआ है। का आंसर जो है वो हमें मिलेगा पेज नंबर 198, 197। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है मैग्नीज। मैग्नीज के लास्ट वाली लाइन क्या लिखा है, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन रोल प्ले करता है, मैग्नीज। एक यहाँ से हो गया। बोरोन का देख लेते हैं, बोरोन का भी यहाँ पे लिखा, देखिए बोरोन इज ऑब्जर्व, यहाँ पे बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक। अब देखिए बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन, मेम्ब्रेन फंक्शन, पोलन जर्मिनेशन। तो यहाँ पर रिक्वायर फॉर पोलन जर्मिनेशन कौन होगा, बोरोन होगा। सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भी कौन होगा, बोरोन होगा। तो यहाँ पे मैग्नीज एंड बोरोन तो यहाँ पे एनसीईआरटी से यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, मैग्नीशियम के बारे में और हम आयरन के बारे में। मैग्नीशियम के बारे में क्या लिखा था कि यहाँ पर देखिए, इट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। तो एक्टिवेट एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन में कौन है, मैग्नीशियम है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस एंड आर इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए में भी मैग्नीशियम का रोल होता है। क्लियर है। अब आयरन में देख लेते हैं, लास्ट लाइन देखिए, इट एक्टिवेट कैटालेज एंजाइम एंड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में कौन है, आयरन है। यहाँ से एनसीईआरटी बेस से चारों के चारों में इसका कॉलम आ जाते हैं।
ओके, नोट्स में से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बोरोन वाला सेक्शन है ये हाईलाइटेड किया हुआ है और यहाँ पे बोरोन वाला हाईलाइटेड करके यहाँ पे नीचे ये देखो 2009-10 वाला हाईलाइटेड पोर्शन है जहाँ पे पोलन जर्मिनेशन वाला पॉइंट लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मैग्नीज की। तो यहाँ पर देखिए जो वाटर स्प्लिटिंग वाला है 2009, 12, 15 और 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा अगर हम आयरन वाले की बात करें तो यहाँ पे देखिए इट एक्टिवेट कैटलाइज एंजाइम, ये भी आ चुका है। यानी इतने 3 हमारे मैथ्स का कॉलम यहाँ से आ जाते हैं। फिर मैग्नीशियम की बात करें नीट 2020 में इससे नीचे वाली लाइन आई थी, बट इट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ये इस साल आ चुका है। क्लियर है। तो ये भी एक चैप्टर हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इस चैप्टर से भी टोटल 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिकॉर्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमो ऑस्मोसिस इट इन्वॉल्व्स। यानी जब कीमो ऑस्मोसिस हो रहा होता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कीमो ऑस्मोसिस से रिलेटेड नहीं है एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, breakdown of proton gradient, breakdown of electron gradient, movement of proton across the membrane to the stroma। तो यहाँ पर देखिए आपका रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH होता है स्ट्रोमा साइड में, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी में लिखा है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट, तभी तो यहाँ पे एटीपी की सिंथेसाइज हो पाती है। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, जी नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन होने पे कोई भी एटीपी वगैरह ऐसा कोई रोल नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कीमो ऑस्मोसिस के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है ऑप्शन सी। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर में कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये मिलेगा और ये हमें मिलेगा कौन से पेज नंबर पे, 213 पे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता क्या, जो एटीपी सिंथेसिस इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट। यहाँ पे प्रोटोन ग्रेडियंट जरूर बनेगा, पर यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट है वो नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है। देखिए वी न्यू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप दैट कॉज ए प्रोटोन ग्रेडियंट टू डेवलप। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटोन ग्रेडियंट को बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन यही काम करेंगे यहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए जो हमें ऑप्शन में दिए हुए थे वो लाइन देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी NADP रिडक्टेज किस साइड होगा, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होगा। अब ये क्या काम करेगा, देखिए along with the electron that come from the acceptor of electron of PS1 the proton are necessary for the reduction of NADP to NADPH2 these proton also removed from the stroma। तो यहाँ पर जो NADP है वो NADPH में रिडक्टेज होता है कहाँ पे, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम प्रोटोन ग्रेडियंट बार बार बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा देखिए सो व्हाई वी आर इंटरेस्टेड टू द प्रोटोन ग्रेडियंट। क्यों, दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट। कौन सा ग्रेडियंट, प्रोटोन ग्रेडियंट का जब ब्रेक डाउन होगा दैट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट होता है कीमो ऑस्मोसिस में, ये साफ साफ लिख दिया है। इसके अलावा एक लाइन और थी, मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द, यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन, दिस ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे ऑप्शन में डाल दी थी। थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ द CF नोड ऑफ द ATP सिंथेस। तो ये वाली सारी चीजें थी। इसके अलावा यहाँ पर भी लिखा देखो कीमोसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। कीमोस्मोसिस रिक्वायर ए मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, ए प्रोटोन ग्रेडियंट एंड एटीपी। यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट वगैरह उसका कोई रोल भी नहीं आ रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट में साफ साफ कीमोसिस में यहाँ पर भी बता दिया गया। तो इस हिसाब से आपका यह आंसर आ जाता है प्योरली NCERT बेस्ड। ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अगर देखें कीमोस्मोसिस, तो यहाँ पर देखिए जो ये बिलो वाला ये डायग्राम है, इस डायग्राम से नीट 2020 में क्वेश्चन आया था जहाँ पे ये प्लास्टोक्विनिन और प्लास्टोसाइनिन के बारे में पूछा गया था। बट यहाँ पर जो बाकी टॉपिक जो लिखे हुए हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है पहले से। जो NADPH रिडक्टेज वाला पोर्शन है ये देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन नहीं आया है तो हाईलाइटेड नहीं है। बट इससे नीचे वाली जो लाइन है यहाँ से 2016 में आ चुका है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर व्हाइल इन ह्यूमन दिस क्रिएट ए प्रोटोन ग्रेडेड थाइरोइड एज वेल एज द मेजरेबल pH ह्यूमन। यहाँ से 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। बट ये वाली जो लाइनें बाकी हैं कि यहाँ पे CF नोट और ये सब कुछ ये सब चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दी गई है। एक स्टेटमेंट फर्स्ट लिखी गई है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फोस्फोएनोल पाइरुवेट एंड इज फाउंड इन द मीजोफिल सेल। स्टेटमेंट 2 दी गई है मीजोफिल सेल्स ऑफ द C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम।
तो यहाँ पर हमें बताना है, आगे ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेटमेंट व्हाट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट के अंदर फोस्फोएनोल पाइरुवेट ही होता है और ये मीजोफिल में मिलता है, बिल्कुल करेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। मीजोफिल सेल्स ऑफ द C4 प्लांट लैक रूबिस्को, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट जहाँ पे करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन बनता है बी, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दी हुई है। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देखा पेज नंबर 219 पे। अब एक चीज आपको याद रखनी है, 219 पे हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, C4 पाथवे, और हमसे C4 ही पूछा है तो यहाँ पर C4 के बारे में ही आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल, कौन सा है, फोस्फोएनोल पाइरुवेट एंड इज प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल। कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी की लाइन, क्लियर है, ओके। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज और पेपकेस, आगे इंपॉर्टेंट लिखा है, देखिए इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मीजोफिल लैक सेल्स लैक रूबिस्को एंजाइम, तो मीजोफिल में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है, पेपकेज एंजाइम होता है, यहाँ पे लिखा है, लिखा भी आगे द C4 एसिड O इज फॉर्म्ड इन द मीजोफिल सेल। तो यहाँ पर ये सब किसके बारे में बात करें, C4 प्लांट के बारे में, यही पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करके आया हुआ है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। फोस्फोएनोल पाइरुवेट वाले की प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ये फोस्फोएनोल पाइरुवेट है, और यहाँ पर जो आपका मीजोफिल लेक पे जो है रूबिस्को लेक एंजाइम है, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, 17 में भी आ चुका है, 19 में भी आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि प्योरली वहां से आया हुआ जहां से ऑलरेडी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ये बायोलॉजी के नोट्स में हमारे हाईलाइटेड भी पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट, यानी यहाँ पर जो C4 प्लांट्स होते हैं उसके बाहर लार्ज बंडल सीड सेल होते हैं, उनका रोल क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम लाइट, high light intensity, to provide the site for photorespiratory pathway, to increase the number of chloroplast for the operation of Calvin cycle and to enable the plant to tolerate high temperature। अब सिंपल देखिए यहाँ पर ये हमें पता है कि यहाँ पर जो हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर दोनों में C4 प्लांट जो होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू C3, तो ये तो यहाँ पर इसलिए सही है। बट लार्ज बंडल सीड सेल क्या करता है, अब देखिए बहुत जो इंस्टीट्यूट वगैरह कईयों ने आंसर दिया है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर वगैरह जो है उसको टॉलरेट करने में अनेबल करता है। बट देखिए यहाँ पर जो आपका हाई टेम्परेचर वाला जो पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वहाँ पर कहीं पर बंडल सीड का रोल नहीं दिया गया। इसके अलावा जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम वाला है जो हाई लाइट इंटेंसिटी का है यहाँ पर भी जो है वो कहीं पर भी जो है बंडल सीड का रोल नहीं दिया गया है। हाँ ये जरूर लिखा गया है एनसीईआरटी के अंदर जो लार्ज बंडल सीड्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन, तो यहाँ पे जो प्रोवाइड कौन करते हैं, लार्ज क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर बनता है यहाँ पर वो बनता है ऑप्शन सी। और C4 प्लांट में रेस्पिरेटरी फोटो रेस्पिरेटरी तो होता ही नहीं है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। लिखा हुआ है पेज नंबर 218 पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए C4 प्लांट्स आर स्पेशल, अब यहाँ पे लिखा देखिए C4 प्लांट्स आर स्पेशल, ओके क्लियर है, लिखा हुआ है देखिए दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, यहाँ पर कुछ नहीं बताया, आगे ध्यान से देखिए दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, बिल्कुल क्लियर है, दे शो ए रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। तो अगर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लार्ज बंडल सीड सेल से ये चीज़ हो रही है तो दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए था। कौन कौन से ऑप्शन सही होने चाहिए थे, जहाँ पर ये लिख रखा है कि फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, यानी जो उसको हाई लाइट इंटेंसिटी से भी प्रोटेक्ट करते हैं और हाई टेम्परेचर से भी प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये तो दोनों चीज़ें यहाँ पर फिर आनी चाहिए थी ना, दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दे लेके प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हाँ भैया फोटो रेस्पिरेशन में नहीं होता है एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, ये चीज क्लियर है। बट बंडल सीड सेल का रोल इन्होंने यहां पर बताया, देखिए यहाँ पे लिखा है द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट आर कॉल्ड द बंडल सीड सेल। ये हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द रोल ऑफ द लार्ज बंडल सीड सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल, ये क्लियर है। एंड द लीव्स व्हिच हैव सच एनाटॉमी आर सेड टू क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज मींस वर्थ एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट। अब आगे देखिए लिखा है the bundle seed cell may form several layers around the vascular bundle, they are characterized by having a large number of chloroplast, यानी यहाँ पर ये क्या किस लिए करेक्टराइज हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साफ साफ लिखा है थिक वॉल इम्प्रीवियस टू गैसेज एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे जो आपका टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, क्यों, क्योंकि ये हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए तो हमने वो आंसर बताया है बंडल सीड का। अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो कि भाई हाई टेम्परेचर, तो फिर हाई लाइट इंटेंसिटी में भी तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, और आगे कहीं पर भी जो आपके टेम्परेचर वगैरह जो दिया हुआ है लास्ट में एनसीईआरटी में
ओके, ये लाइट वाला रहा, यहाँ पे कहीं पे भी बंडल शीट का रोल का नहीं बताया है इन्होंने। और ये आपका टेम्परेचर, हाँ ये जरूर कहा है कि C4 प्लांट जो होता है वो रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, बट कहीं पर भी यहाँ पर ये नहीं बताया कि भैया वो बंडल शीट की वजह से होता है। क्लियर है? तो इस वजह से ये बंडल शीट वाला यहाँ पे साफ साफ हमारे सामने लिखा हुआ है क्रेंज एनाटॉमी के अंदर, इसीलिए हमने इसको आंसर माना है और ये आएगा। क्लियर है? C4 पाथवे में जहां पे एनाटॉमी के बारे में लिखा हुआ है, देखिए क्रेंज मीन वर्थ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है बंडल शीट सेल में सेवरल लेयर, और ये टॉपिक जहां से क्वेश्चन आया है ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है 2011 और 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, और ये टॉपिक हाईलाइटेड है ऑलरेडी, यहाँ से पहले से क्वेश्चन आ चुका है। और ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन लगता है। देखिए, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू, ध्यान से देखिए क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, यानी ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की बारे में बात कर रहा है। अब बहुत स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर दिया 8, कई इंस्टीट्यूट ने, कई ऑनलाइन में भी 8 आंसर दिया है, 4, 6, 2। तो यहाँ पर बताना है कि क्या आंसर आएगा। अब ध्यान से समझिए, जो नेट गेन ऑफ एटीपी है ना, वो क्यों पूछा गया यहाँ पर, केवल और केवल इतना ही बोला गया कि ग्लूकोज से हम जब पायरुविक एसिड तक ही जाते हैं तभी तक बोला गया। क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला गया है कि भैया एरोबिक पाथवे है या फिर नॉन एरोबिक पाथवे है, एनएरोबिक पाथवे है, कहीं पर इस चीज का जिक्र नहीं किया गया। जो एनसीईआरटी में नेट गेन ऑफ एटीपी लास्ट में 38 एटीपी देके ऐसे बोला गया है ना, वहां पे बात की गई है एरोबिक पाथवे अगर हो तो, और एनएरोबिक पाथवे में पहले बोल दिया गया कि फिर ये पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड बना लेगा या फिर अल्कोहल वगैरह इस टाइप से बना लेगा। तो यहाँ पर एरोबिक पाथवे हमें कहीं नहीं दिया है, पहली चीज तो ये होनी चाहिए। उसके बाद में जो NADPH वगैरह बनती है वो ETS में जाकर फिर ATP बनाती है, ये भी हमें कहीं पर इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया। हमें क्वेश्चन में साफ साफ बात इतना ही बोला गया कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाता है, ना इसने एरोबिक की बात की है ना नॉन एरोबिक की बात की, और बताया कि कितनी ATP हमें मिल सकती है। NADPH भी इसने नहीं पूछा है। तो देखिए इसने ऐसा क्यों पूछा है नेट गेन इसलिए पूछा है क्योंकि वहां पर ग्लाइकोलाइसिस में आप देखोगे तो 2 ATP यूज भी हो रही है, 2 ATP यूज भी हो रही है और टोटल 4 ATP फॉर्म भी हो रही है। तो नेट गेन कितनी होगी, अगर 4 बन रही है 2 यूज हो रही है, तो इनमें से इसको माइनस करके नेट गेन कितनी निकालेंगे, 2 ATP निकालेंगे। हम वो 8 ATP तब निकालते हैं ना जब हमें यहाँ पे ये दिया हुआ कि भाई एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे है या फिर ये पूरा कंप्लीट जाता है, तब कितनी ATP मिलेगी केवल ग्लाइकोलाइसिस से, कितने ATP या फिर NADH मिल रहे हैं, तो हमें बताइए। इस टाइप का कुछ भी नहीं बोला गया। क्वेश्चन जितना सिंपल है उसको सिंपल के हिसाब से लेके चलते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर NADPH वगैरह का रोल हमें यहाँ से पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन में केवल ATP पूछा गया है। ज्यादा दिमाग लगा के हायर एरोबिक पाथवे ये वो करके अगर करोगे तो 8 निकाल दोगे, अगर सिंपल करोगे तो 2 निकालोगे। क्लियर है? ऑफिशियल जो है वो अभी इसके आंसर की नहीं आई है, हो सकता है इसमें दोनों ही आंसर करेक्ट बता दें, बट यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आंसर बनता है और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, कोई भी एरोबिक वगैरह कुछ नहीं आता है, तो आंसर ऑप्शन डी ही बनेगा। कितना, 2 ATP। क्लियर है? ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ग्लाइकोलाइसिस दिया हुआ है और ग्लाइकोलाइसिस में लिखा है इन द प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड। क्लियर है? अब ये यहाँ पर पूरी ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पाथवे दी हुई, आप कहोगे यहाँ पर कहीं पे ऐसा नेट गेन वगैरह कुछ करके लिखा हुआ नहीं है। अब फिर जो नेट गेन वाले आते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे ये देखिए रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ ATP फॉर ईच रियल्टी, और फिर यहाँ पर ध्यान से लिए लाइन पढ़नी पड़ती है हमें। देखिए The NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria undergo oxidation और जो NADH ग्लाइकोलाइसिस में बना है उसकी आप ATP बना के बता रहे हो, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा, उसको ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन करनी पड़ेगी, तब वो ATP दे पाएगा। बट क्वेश्चन में हमसे कहीं कहीं तक ये नहीं बोला है कि भैया वो एरोबिक में जाएगा या नहीं जाएगा। तो फिर हम आ जाते हैं पेज नंबर 235 पे। आप देखिए यहाँ पर लिखा देखिए इन फर्मेंटेशन देयर इज ए नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अगर फर्मेंटेशन हो तो केवल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेगा फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड। अब ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड जाता है तो वो ग्लाइकोलाइसिस वाला पाथवे है। अगर फर्मेंटेशन हो रही है तो केवल नेट गेन यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमें मिलेगा, वेयर इज मेनी मॉलिक्यूल हमें ATP तब मिलेगा अगर एरोबिक कंडीशन हो।
अब इस फर्मेंटेशन को भी एक बार हटाते हैं, हम केवल ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड में जाते हैं तो हमें केवल 2 ATP ही तो मिलेगी। अगर एरोबिक कंडीशन में जाएंगे और फिर वहाँ पे NADH को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, देखिए NADH ऑक्सीडाइज टू NAD rather slowly in fermentation, however the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह हमें कुछ नहीं बोला गया था। सिंपल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड नेट गेन बोला था, तो नेट गेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकल के आएगा। अब यहाँ पर फर्मेंटेशन हटा दो हम, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में जाते हैं तभी बात करते हैं, बाकी तो हमें आगे ATP वगैरह कुछ मिलती भी नहीं है ज़्यादा खास। क्लियर है? तो यहाँ से भी 2 ATP आपका निकल कर आता है। अगर आप इस चीज़ को लाइन को भी ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा था NAD सिंथेसाइज इन ग्लाइकोल इज ट्रांसफर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगो ऑक्सीडेशन, तब जाके हमें ज़्यादा ATP मिलेगी, क्योंकि ये NADH जो ATP प्रोड्यूस करता है वो तो ETS के अंदर करता है। अब आप कहोगे कहाँ, ये लिखा हुआ आपके सामने यहाँ पे, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP व्हाइल द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल FADH रिप्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और यहाँ से ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है, ये भी है, आपको ये पता होना चाहिए। बट यहाँ पर ये किस प्रोसेस में जाके हो रहा है ये सब कुछ, ये तब हो रहा है जब ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन अगर हो रहा है तब ये ATP देगा, अदरवाइज वो ATP नहीं देगा। और यही हमसे पूछा गया, NCERT ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ही बोला है। क्लियर है? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर देखिए टोटल नेट गेन 38 ATP वगैरह दी हुई है। और ये वाली जो लाइन है यहाँ से पहले से कहीं से क्वेश्चन नहीं हुआ है। हाँ, ये लास्ट वाला जो टॉपिक है यहाँ से NADH ऑक्सीडाइज टू NAD स्लोली फर्मेंटेशन हाउ द रिएक्शन इज वेरी वाइग्रेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ये बोला कि ये फर्मेंटेशन भी हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी जा सकता है, ये सिलेक्शन वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए इन द लैक्टेट देयर इज नो रिलीज ऑफ कार्बन। तो ये 2008, 10 और 14 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, बट ATP वगैरह कहाँ से पूछी गई है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे लिखा है इन फर्मेंटेशन देयर इज ए नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड वेयर मेनी मोर ग्लूकोज ऑफ जनरेटेड अंडर एरोबिक कंडीशन। नंबर सेकंड हमसे पूछा गया व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज से? लेस देन 7%, अप्रोक्सीमेटली 15%, मोर देन 18% और अबाउट 10%। तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 7%। NCERT में देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 231 में। अब यहाँ पर देखिए फर्मेंटेशन के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? देखिए इसमें सेकंड पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन, चाहे लैक्टिक एसिड हो चाहे एल्कोहल फर्मेंटेशन हो, नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल इट्स ट्रैप इज द हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP। तो लेस देन 7% यहाँ पे साफ साफ NCERT ने बोला है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। नहीं आया है, देखिए इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल लेस देन द 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज। यहाँ से भी पहले क्वेश्चन नहीं आया था, अभी इस क्वेश्चन से अभी आया हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से टोटल 3 क्वेश्चन आया इस चैप्टर से भी। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, यानी कौन सा ऐसा प्लांट है जो प्लास्टिसिटी को शो नहीं करता है? मेज, कॉटन, कोरिएंडर और बटरकॉप। तो यहाँ पर जो मेज प्लांट है वो आपकी प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है। कॉटन, कोरिएंडर और बटरकॉप जो है वो NCERT में दिए हुए हैं। अब देख लेते हैं कहाँ पर दिए हुए हैं। इनका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 246 के ऊपर। अब 246 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्लास्टिसिटी, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस लाइफ फ्रॉम द डिफरेंट दिस एबिलिटीज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल दिया गया हेट्रोफिल इन कॉटन, कोरिएंडर, लार्क्सपर। ये 2 ऑप्शन तो हमारे पास थे NCERT में। इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल plants are different in the shape and from the age in mature. On the other hand, difference in shape of leaves produced in the air and those produced in the water in buttercup also represent this heterophyllous of development due to the environment. This phenomenon of heterophyllous is example of plasticity. तो बटरकप यहाँ पर दिया है, कॉटन, कोरिएंडर, लार्क्सपर यहाँ पे दिया है, मेज कहीं पर नहीं दिया, तो हमारा आंसर आ जाता है। देखिए प्लास्टिसिटी वाला अगर देखें, प्लास्टिसिटी में जो कॉटन, कोरिएंडर, लार्क्सपर, यहाँ से देखिए नीट 2021 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्लास्टिसिटी वाला। हाँ, बटरकप वाला जो पोर्शन था यहाँ से नहीं आया था, बटरकप वाला ये लिखा हुआ यहाँ पर इससे नहीं आया था। बट यहाँ पर आप पहले ये समझ सकते हो कि प्लास्टिसिटी से ये वाले जो एग्जाम्पल है ये तो ऑलरेडी 2021 में आ चुके हैं। और अगर किसी ने डायग्राम भी एक बार देख लिया होगा तो भी यहाँ पे लार्क्सपर और बटरकप यहाँ पर उसको मिल जाएगा। क्लियर है? 2 है द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। अब देखिए डायरेक्टली इथाइलिन का नाम नहीं लिखा है, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लिखा है और पूछा है कि ये किस में यूज होता है। किल डाइकोटिलिडन वीड्स इन द व्हील, स्पीड अप द मोल्टिंग प्रोसेस,
प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। तो किल्ड डाइकोट कौन सा होता है? ऑक्सिन। माल्टिंग प्रोसेस में कौन सा होता है? जिबरलिन। बट प्रमोट ग्रोथ रूट एंड रूट फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, इसमें कौन होता है? इथाइलिन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहां पर दिया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 250। यहाँ पे देखिए इथाइलिन है और इथाइलिन का जो हमारे पास सेकंड पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है, इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। क्या कर रहा है? रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग द प्लांट्स टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। ये बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब आपको इथाइलिन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इथाइलिन में से क्वेश्चन जरूर आ चुके हैं और नीट 2020 में ही आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ से लाइन से आया हुआ है और यहाँ से लाइन से आया हुआ है। बट हम बात करें इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग द प्लांट्स टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, यहां से पहले क्वेश्चन नहीं आया था। बट लास्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड टू रिसेंट ईयर, यानी कुकुम्बर का प्रोडक्शन काफी बड़ा है। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन, यानी कौन सा फाइटो हार्मोन हैज रिजल्टेड इन ही इंक्रीज यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर इन द प्लांट, यानी जो कुकुम्बर है उसके अंदर जो फीमेल फ्लावर है उसका प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन बढ़ा देता है? साइटोकाइनिन, एबीए, जिबरलिन या फिर इथाइलिन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इथाइलिन। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहां पर मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन का आंसर भी हमें पेज नंबर 250 इथाइलिन के अंदर ही मिलेगा और इथाइलिन का बिल्कुल लास्ट वाली लाइन देख लेते हैं। It promote female flower in cucumber thereby increasing the yield। तो यहाँ पर जो फीमेल फ्लावरिंग कुकुम्बर में उसको प्रमोट कौन करा है? इथाइलिन करा। तो यहाँ पे साफ साफ इसलिए आंसर हमारा इथाइलिन आ जाता है। तो ये की बात करें तो यहाँ पे इससे पहले वाली लाइन से जरूर क्वेश्चन आ चुका है। अब ये लास्ट वाली लाइन रहती थी प्रमोट फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इस बार। बट ये लिखा हुआ है इससे पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी नोट्स।